तो डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं अगले हफ्ते तक गजा में सीज फायर होने के इम्कान हैं ईरान के जाएगा? जी। और उसमें जो आज मैंने आपसे कहा ना कि ये जो जुल्म हुआ है गजा में और मशरकी किनारे पे, ये आप देखें ना, ये दहाइयों का मामला, यानी एक शख्स उसको फ्रांस से रिहा हो रहा है 41 साल के बाद। और शर्क़ुल औसत ने जो खबर जिस तरह से लगाई है, 8th स्लाइड में कोट करूँ, फ्रेंच कोर्ट रूल्स फॉर रिलीज ऑफ लेबनीज एक्टिविस्ट जॉर्ज इब्राहिम अब्दुल्ला। अब ज़ाहिर है कि, लेकिन आप देखें 41 साल, और ज़ाहिर है कि जो भी इल्ज़ामात थे जैसे भी, लेकिन यह है कि किस दौर में, यानी 80s में गिरफ्त और 2025 में ये इनकी फैमिली जो है, इनके फैमिली और मुजाहरे वहाँ होते रहे इनके हक़ में और सारा, लेकिन ये नाम जो है ये फिर दिया गया बैनुल-अक़वामी मीडिएटर्स को और अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज़ को कि इनको भी रिहा किया जाए। तो अब जो है ये इनकी रिहाई हो गई है, प्रोसेस उसका चल रहा है, अदालत ने, कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया। अच्छा, अब ये जो मैंने आपसे बात की ना कि ये मोरग कॉरिडोर से भी पीछे हट गया है इसराइल, मोरग कॉरिडोर से भी हट गया है, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से भी पीछे हट गया है, और सारे ही मुतालबात हमास ने और फ़लस्तीनियों ने अपने मनवा लिए हैं, और ये परमानेंट सीज़ फायर की तरफ भी आगे जाना है। और साथ ही जो ये दुरूज़ के, यानी ये जो स्ट्राइक्स हुई थी यहाँ पे, तो ये तो इसराइल ने कोशिश की थी ना कि एक और फ्रंट खोलें, लेकिन अहमद शरा ने इसको बड़े तरीके से निपटाया। और मैंने कहा ना कि ये बड़ा मुश्किल है, ये हर मुल्क की जो पॉलिटिक्स है ना, ख़ासतौर पे सीरिया की जो पॉलिटिक्स, क्योंकि वो वहाँ पे कुर्द भी हैं, वहाँ पे जो अहले तशी भी हैं, वो क्रिश्चियंस भी हैं, अच्छा वो ऑर्थोडॉक्स ग्रीक क्रिश्चियंस भी हैं। ये ध्यान में रखें कि ऑर्थोडॉक्स ग्रीक क्रिश्चियंस का भी वहाँ पे एक उनकी मौजूदगी है, फिर वो कैथोलिक्स भी हैं, फिर दुरूज़ भी हैं, फिर सारे। तो ये बड़ा एक इम्तिहान है अहमद शरा का कि ये जो कोशिश है कि इसको बैल्कनाइज किया जाए, ये गोलान की पहाड़ियों पे कब्जा, ये यहाँ से तो हो गई, रुखसत वापसी हो गई, और वापस होने के बाद वो कहा कि अच्छा जी 24-48 घंटों तो हम देखेंगे, वरना हम, तो वो इसराइल को खूब डांट पड़ी, नेतन्याहू को खूब डांट पड़ी, रोज़ डांट पड़ती है, और ट्रंप से जो है वो डांट पड़ती है। और ये आज 10th जो उन्होंने ऑपेड लिखा है हैरिस के अंदर, होपिंग टू हासन गजा ट्रुस, ट्रंप शावर्स नेतन्याहू विद लव एंड अंडरस्टैंडिंग। फूल बरसा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, फूल बरसाए जा रहे हैं। 10th स्लाइड आप देखें उनका ऑपेड कि गजा सीज़फायर जल्दी हो जाए, तो गजा सीज़फायर के बाद क्या होना है वो आगे की कहानी है, अभी जो है वो फूल बरसाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये उससे भी जो है वो हट गए पीछे, और आज तो इतना गुस्से का इजहार हुआ है क्योंकि सब कुछ चूंकि सरेंडर हो गया है ना, सारा सरेंडर हो गया। तो टाइम्स ऑफ इसराइल ने ये जो लगाई है ना 9th आप पढ़ें तो गुस्सा, ये अजीब किस्म की ये वो है कि मीडिएटर्स बुलिश ऑन चांसेस फॉर गजा डील नेक्स्ट वीक आफ्टर मेन ऑब्स्टिकल्स ओवरकम। सारे ऑब्स्टिकल खत्म हो गए, लेकिन जो मीडिएटर्स थे, मीडिएटर कौन थे? अरब ममालिक और यूरोप, उन्होंने तो तबीयत साफ हुआ। तो कह रहे हैं वो इतना उनका बुलिश एटीट्यूड है, और बुलिश एटीट्यूड है, उसको दोबारा हम देखें ना स्लाइड को, तो उससे अंदाज़ा होगा कि वो इतना गुस्सा है उसमें, इस खबर में, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये सारा इसलिए हुआ कि वो जो वली अहद कतर के और वज़ीर आज़म जब मिले जाके, और उससे पहले अरब ममालिक, और ये इसके नतीजे में जो हुआ है, तो ये बुलिश हो गए सारे मीडिएटर्स। अच्छा, और फिर इसराइल 24 कह रहा है फाइनल आखिरी कफन में खीर थी, जो भी था 11th इसराइल सबमिट्स महफूज विड्रॉल ड्यूरिंग सीज़फायर गिव्स अप ऑन मोरग कॉरिडोर। तो मोरग कॉरिडोर भी हाथ से गया। अब इशू ये सारा कि ये यहाँ पर जो है वो इन्होंने अच्छा, अहमद शरा को मुकम्मल सपोर्ट सऊदी अरेबिया की, टर्की की, कतर की, सारी दुनिया की, अमेरिका की, इवन रशिया की भी हो गई ना, क्योंकि वो जो रशियन प्रेजेंस वगैरह थी तो कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन ये कि इसराइल ने बीच में ये खाना जंगी कोशिश की, वापस हो गई, सारी इसराइल की फ़ौज वापस चली गई, लेकिन दुरूज़ और बद्दू कबाइल के दरमियान कशीदगी है, इसको ख़त्म करना है अहमद शरा, और ये ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि उधर से दुरूज़ आ जाए लेबनान से, और इधर से जो है ये अरब
ममालिक की तरफ से सपोर्ट, अरब जो कबाइल हैं, तो ये तो कोई इशू नहीं। और अहमद शरा फिर मेरे ख्याल से जो मैंने कल भी बात की थी कि वो एक सबको बिठा के, और अगर ये पीकेके का मसला हल हो, एसडीएफ तहलील हो सकती है। पीकेके तो ये कोई इशू नहीं है, दरूज ये तो बहुत सदियों से एक साथ रहते हैं। लेकिन यह है कि वो जो कोशिश थी खाना जंगी की वो नाकाम हो गई, और असर पे खड़ी है अब जनाब के गज़ा की सीज़ फायर डील। और गज़ा की सीज़ फायर जो डील है उसको इन्होंने करना है, बड़े तरीके से अनाउंस करना है। अच्छा, ये टाइम्स ऑफ इसराइल दोबारा कह रहा है 39th, बेन-गवी डिमांड्स नेतन्याहू कम ऑन हिज सेंसेस। पागल तो नहीं हो गया नेतन्याहू? आफ्टर इसराइल सेट टू सॉफ्टन डिमांड्स ऑफ गज़ा विड्रॉल, मतलब सारे हथियार डाल दिए, तो पागल तो नहीं हो गया, अपने सेंस में आ जाए। तो ये वहाँ का जो मीडिया है उसने एक खब डाली हुई है, और उसकी वजह यह है कि ये सीज़ फायर की तरफ जो है ये मामला तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, उसके साथ ही ये हुआ कि वो जो इन्होंने अटैक किया उस पर होली फैमिली चर्च पे जी। तो आज जनाब क्या हुआ कि वहाँ पर गज़ा में एक तो ट्रंप ने फ़ोन किया नेतन्याहू को। ट्रंप ने फ़ोन करके कहा कि ये चर्च के ऊपर तुमने अटैक क्यों किया, और ये क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक, अब तुम मुसलमानों के साथ क्रिश्चियंस को भी मार रहे हो, ठीक है ना। और उधर उनका मेगा बेस और वो जेफरी एप्स्टीन, उस पर मैं भी आता हूँ। नेतन्याहू ने आगे से फ़ोन किया पोप को, वेटिकन, और पोप से माजरत की, माफ़ी मांगी। और उसके बाद जो तमाम उनके जो मजहबी रहनुमा हैं बहुत बड़ी तादाद में यरूशलेम से आगे पीछे, वो गज़ा में दाखिल हो गए आज इमदाद लेके। यानी गज़ा का आप समझेंगे एक तरह से जो गज़ा बंद था, वो चर्च की के उसमें वो बहुत सारे उनके जो उनके रहनुमा हैं वो आज दाखिल हो गए, और उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे। उन्होंने दौरा किया होली फैमिली चर्च का, और वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे वो जगह देखी, और सारे वहाँ पे आ गए और वो मिले। ये सारे लोग, कोई यरूशलेम से आया है, इवन को यूरोप से फ्लाई करके, फॉरेन फ्लाई, उन्होंने कहा ये चर्च के ऊपर कैसे हुआ है, वेटिकन सिटी और आगे भी, वो सारे जमा होकर वो गज़ा में दाखिल हो गए। गज़ा में दाखिल होकर उन्होंने कहा ये यहाँ पे क्या बर्बादी की हुई है, ये क्या बर्बादी। उन्होंने पोप को बताया कि ये तो यहाँ पर तो ये तो कत्ल आम हो रहा है। अच्छा, आपको पता है ना, पोप जो है वो इसराइल और पोप का एक कोई ताल्लुक अच्छा नहीं है। वेटिकन से हमेशा आवाज़ आती है फ़लस्तीनियों के हक़ में, वेटिकन से हमेशा आवाज़ आती है। और उसकी पुरानी तारीख में बता चुका हूँ, यूरोप के अंदर कैथोलिक्स आए और फिर किस तरह यहूदियों के साथ उन्होंने कहा, तो वो पुरानी तारीख है जो उनकी है, सलीबी जंगें और यहूदियों को जो भी है। अच्छा, तो अब यह है कि उनका फ़ोन आया कि ये कत्लेआम तुमने, ये मुसलमानों का भी कत्लेआम किए और साथ क्रिश्चियंस का भी, और ये हमारे लोग बता रहे हैं, तो यहाँ से ये हाल है। अब नेतन्याहू साहब को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, वो डांट पड़ी वहाँ से। और सीज़ फायर का मुआहदा, ये मोरक्को कॉरिडोर से भी हट गए, ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से भी पीछे हट गए, वो भी बात तय हो गई है कि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा। और इस हफ्ते यानी अगला, यानी वीकेंड पे मूड नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप का, तकरीबन वो फाइनल हो गई ये चीज़ें, तकरीबन गज़ा की जो डील है वो फाइनल हो गई है। लेकिन ये है कि जो इसकी जो अनाउंसमेंट है वो नेक्स्ट वीक करने की बात हो रही है। जो टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा ना, मीडिएटर बुलिश ऑन चांसेस। 9th स्लाइड को देखें तो आपको मूड का अंदाज़ा होगा। ये अब तवज्जो इधर उधर हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बुनियादी मामला जो हैं वो उसके तय हो गए हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक बहुत बड़ा अमेरिका ने स्टेप लिया है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और वो जो स्टेप है अमेरिका का वो ये है कि अमेरिका आइंदा दूसरे मुल्कों के इलेक्शंस के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा कि उनके इलेक्शन शफाफ हुए हैं कि गैर शफाफ हुए हैं। इसमें अमेरिका तबसरा नहीं करेगा, ये उनका अंदरूनी मामला होगा, तावक्त ये कि वहां पर कोई स्ट्रेटेजिक मफादात हो अमेरिका के। वरना अमेरिका, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका किसी मुल्क के इलेक्शंस के ऊपर कोई बात ही नहीं करेगा। सिर्फ अगर स्ट्रेटेजिक उसके मफादात बहुत ज़्यादा अगर कहीं उन पे हर्फ आ रहा हो, तो फिर अमेरिका किसी भी मुल्क के इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठाएगा। यानी हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पूरी दुनिया जहाँ पे यूरोप में आगे जहाँ पर भी पार्लिमानी जमहूरियत है या सदारती निज़ाम है या जो भी है, इलेक्शंस होते हैं, अमेरिका ने पॉलिसी बना ली है
कि वो जो है वो आइंदा किसी भी मुल्क के इलेक्शंस के ऊपर वो सवाल नहीं उठाएगा। अच्छा, इसको जो है वो फॉक्स न्यूज़ ने ये जो बात की है, फॉक्स न्यूज़ से शुरू करूँ 34th। अब इसके असरात क्या होंगे, कैसे ये आगे चलेगा। 34th, मार्को रूबियो बैन्स ओवरसीज आउटपोस्ट कमेंटिंग ऑन फॉरेन इलेक्शन अनलेस दे आर क्लियर एंड कंपेलिंग यूएस इंटरेस्ट। ठीक है, बाहर के किसी भी मुल्क के इलेक्शंस के ऊपर जो है वो अमेरिका सवाल नहीं उठाएगा कि ये इलेक्शंस कैसे थे और कैसे नहीं थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने असल में ये न्यूज़ ब्रेक की है कि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दी है। और ये 31st पूरी एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट है, लेकिन मार्को रूबियो ने तो अलग से इंटरव्यू दिया ना, अलग निकाला लेटर। लेकिन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो 31st स्टोरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूएस टू कर्टेल प्रैक्टिस ऑफ असेसिंग फेयरनेस ऑफ फॉरेन इलेक्शंस। अब आज के बाद अमेरिका नहीं करेगा जब तक क्लियर एंड कंपेलिंग फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट अमेरिका के ना हो, फिर वो तबसरा करेगा इस मुल्क में इलेक्शन शफाफ हुए कि शफाफ नहीं हुए। रॉयटर्स 32nd, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टेल्स यूएस डिप्लोमेट्स अब्रॉड नॉट टू ओपिन ऑन फॉरेन इलेक्शंस। ठीक है, और एसोसिएटेड प्रेस इसको कह रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टेल्स एम्बेसीज टू रेन इन क्रिटिसिज्म फॉरेन इलेक्शन। इलेक्शंस के ऊपर कोई भी तबसरा नहीं करेगा, ना कोई एनजीओ आएगी, ना वहाँ से कोई पैसे दिए जाएंगे, ना कोई तबसरा होगा। एम्बेसीज की रिपोर्ट वगैरह आ जाएंगी, लेकिन जैसे पहले होता था ना कि वो मुख्तलिफ आ रहे हैं वहाँ से इलेक्शन पे, वो अमेरिका ने ख़त्म करने का उसको ऐलान कर दिया। उसके अब असरात दुनिया पे क्या होंगे ये जो है ये देखना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जेफरी एप्स्टीन जो है उनकी दस्तावेज़ात प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि उनको फौरी तौर पे जारी कर दिया जाए। अच्छा, और वो जारी इसलिए कर दिया जाए कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ही फिर एक एक्सक्लूसिव स्टोरी दी 23rd कि जेफरी एप्स्टीन के जो दोस्त हैं उन्होंने 50वीं जो उसकी सालगिरह हुई थी ये 2003 में शायद, तो उस वक्त जो है वो उसको जो लेटर्स भेजे थे तो उनमें से एक लेटर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का था। अच्छा, और उसमें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का था और वो बेहुदा सा लेटर था, मतलब वो तस्वीर थी, एक बेहुदा सी तस्वीर थी। उस तस्वीर के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये इल्ज़ाम है कि एक बेहुदा सी तस्वीर थी और उस तस्वीर के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा था कि तुम जियो हज़ारों साल, और मतलब इस तरह करके ना, मतलब मैं तो उसको उर्दू में अपनी उसमें गाना बना के कह रहा हूँ, लेकिन तुम हज़ारों साल कई, और उसमें से हर दिन जो है वो तुम्हारा एक राज हो, एक राज रहे हमारे दरमियान, मतलब वो ऐसे करके एक जो है वो। अब जनाब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कह दिया कि ये तो इनका नाम है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद जनाब उस समय ये ट्वीट किया, based on ridiculous amount of publicity given to Jeffrey Epstein, I have asked Attorney General Pam Bondi to produce any and all pertinent grand jury testimony subject to court approval. This scam, ये सारे डेमोक्रेट पे डाल दिया। लेकिन मसला ये है कि ये मेगा वाले खुद भी तो हैं, उनकी जो मेगा की बेस है या मागा की बेस है वो भी तो है सारी। अच्छा, ये जो है ये अब मामला जो है ये ख़राबी की तरफ चला गया, और ख़राबी की तरफ इसलिए चला गया है कि ये जो है ये अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल बड़ा खुश है। 24th, ट्रंप कॉल्स फॉर रिलीज ऑफ फर्डिनेंड एप्स्टीन, ये 24th ये ग्रैंड जूरी के सामने पेश किया जाएगा, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्लेम कर दिया जनाब, और वगैरह वगैरह। अच्छा, वो बेहुदा सी जो तस्वीर थी, वो बेहुदा सी तस्वीर जो है उसके ऊपर जो है वो उन्होंने साइन किया। मैंने पहले बात कल भी की थी कि JP मॉर्गन ने कैसे दिए 290। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस वक्त क्या किया था, कैसे किया, क्यों किया था, वो ख़त कैसे, प्रेसिडेंट ट्रंप न्यूयॉर्क में एक पार्टी गाय के तौर पे उनके तो एक रहा है हमेशा मामला। लेकिन ये है कि असल मामला जो है ना वो क्या और कौन सी शख्स, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कोई ऐसी चीज़ अगर आ जाती है ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बड़ी रंगीन मिजाज शख्सियत है, उनका वो इशू ये कि और कौन से लोग साथ थे, और क्या ये मौत जो थी ये हादसा था, कत्ल था, खुदकुशी थी, क्या हुआ जेल के अंदर, और फिर वो फाइल्स क्यों क्लासीफाई नहीं हुई, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप तो कहते रहे कि मैं उसको डी क्लासीफाई करूँगा, तो अब उन्होंने कह दिया कल पेश की जाए। तो वो पैम बोंदी जो है वो
पेश करेंगी। उन्होंने भी कह दिया जी हाजिर, फ़ौरन उनका भी एक्स में मैसेज आया थोड़ी देर बाद कि मैं बिल्कुल तैयार हैं हम लोग। अच्छा, वहाँ से काश पटेल और सारे लोग देखे ना, उधर से माइक, मतलब वो सारे लोग जो खड़े हैं, माइक जैक्सन वगैरह, तो ये जो है ये अब ये कल पेश होगा ये अदालत में। लेकिन ये है कि उसके नतीजे में क्या पेंडोरा बॉक्स खुलेगा या बंद होगा। लेकिन दो चीज़ों में प्रेसिडेंट ट्रंप, तीन चीज़ों में अभी तक कामयाब नज़र आ रहे हैं। सही। पहली चीज़ तो नज़र आ रही है कि उनका जो टैरिफ का पत्ता था वो अच्छा खेल गया, जी। और उसके नतीजे में मुल्कों ने अच्छी डील कर ली। अब ईयू के साथ क्या होते हैं उनके मामला, इंडिया रह गया, उसके साथ क्या होते हैं वो देखना है हमने। इंडिया चाह रहा है कि इंडोनेशिया से कम उनको मिलेगी। इंडोनेशिया बोइंग तैयारे, अगर इंडिया को कहा जाता है कि बोइंग तैयारे लें आप, तो बोइंग तैयारे जो हैं वो तो अब ज़्यादा नहीं दुनिया में लोग ले रहे, एयरबस की तरफ जा रहे हैं फ्रांस के। चलो मर्जी है, अब वो उनको कहा, इंडोनेशिया ने कहा ठीक है, तो उनके कम कर दिया, 19% कर दिया टैरिफ। तो इंडिया के साथ किस तरह मामला तय होते हैं ये देखना है, और ईयू के मुल्क जो हैं वो अलग अलग किस तरह मामला तय करते हैं ये देखना है।